एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को 11 बजे पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी 2025 और 2026 के लिए। तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है एज अ टैक्स पेयर, एज अ प्रोफेशनल, और हमारे क्लाइंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि बजट में इतने चेंजेस आने चाहिए या इतने चेंजेस रिकमेंडेटरी होते हैं कि इससे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनको सर्वाइवल के लिए बहुत तकलीफें ना पड़े और उनके जेब से ज़्यादा टैक्स का पैसा ना जाए। और जो हाई अर्निंग पीपल है, जो अपर मिडिल क्लास में है या रिच क्लास में फॉल होते हैं, तो टैक्स का बर्डन उन पे थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से वो कम हो। तो चलिए कि जनरली क्या एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ या जो मैं डे टू डे जिन लोगों से मिलता हूँ उनसे अगर बजट पे बात होती है तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं ये एक्सपेक्टेशंस के बारे में और क्या चेंजेस लोग जो मिडिल क्लास में है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से। तो चलिए चलते हैं। तो पहले तो मैं ये समझा दूं कि हमारे इंडिया में टोटल दो टाइप से टैक्स कलेक्ट होता है जनरली। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है और जो डायरेक्टली जिसकी इनकम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इनकम अर्न कर रहा हूँ तो उस पर मुझे टैक्स पे करना है। अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो उस पर आपको टैक्स पे करना है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि वो टैक्सेस कलेक्ट हमसे ही होता है, हम जो डे टू डे यूज करते हैं चीज़ें या रिसोर्सेस। तो हम कुछ भी बाई करते हैं, वो भले आटा हो, दाल हो, या ग्रोसरी हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो भी बेयर हम लोग ही करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट कोई और करता है और पेमेंट भी कोई और करता है। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जनरली हमारी डायरेक्ट टैक्स में क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की कि इस बार के बजट में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो पहला ऑब्वियसली है कि एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में चेंजेस आने चाहिए कि जो 2.5 लाख थी उसकी लिमिट 3 लाख कर दी गई थी, लेकिन आज भी 3 लाख में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को रखना, और जो वो चेंज भी आज से 4 या 5 साल बाद ये चेंज आया है 3 लाख वाला, तो वो बढ़ के शायद 5 लाख तक होनी चाहिए। ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो दूसरी एक्सपेक्टेशन अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की, पिछले बजट में इस साल के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया था, लेकिन इसको और बढ़ा के शायद 1 लाख या 1.5 लाख तक गवर्नमेंट को करना चाहिए। और वो न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल करना चाहिए, वैसे तो एप्लीकेबल है इस साल से। तो लोग एनकरेज होंगे न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन चूज करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एटीसी में 1.5 लैक्स की लिमिट है वो चेंज किए, शायद 8 से 10 साल से ऊपर हो गया है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं गवर्नमेंट में। तो अगर लोग ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं तो वो लिमिट 1.5 लाख से बढ़ के 2.5 लाख तक की कर देनी चाहिए। तो उससे ऐसा होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जाएंगे। आज एटीसी में क्या क्या कवर होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर होता है, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन कवर होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में अगर बात करें, एजुकेशन फीस कवर होती है बच्चों की। तो जो आज से पहले 10 साल पहले जो जितना इन सब चीज़ों में एक्सपेंस होता था, आज उससे कई गुना ज़्यादा ये हेड्स में एक्सपेंस होता है कोई भी फैमिली हाउस होल्ड में। तो ये इनकम 1.5 लाख में तो अब डिडक्शन लेना यानी कुछ है ही नहीं, शायद सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। उसकी जगह ये 2.5 या 3 लैक्स तक एटलीस्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये इंक्रीज करने में। और चौथा है एक होम लोन इंटरेस्ट, जिसमें अभी 2 लाख की लिमिट है। अब जो घर पहले 30 से 40 लाख में आते थे वो घर आज 60 से 70 लाख में भी नहीं मिलते हैं। मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर की बात करूँ तो
तो ऑब्वियसली जो पहले लोग 20 या 25 लाख की लोन लेते थे, वो आज लोन्स अगर किसी को होम लोन लेनी है तो डायरेक्ट 40 से 50 लाख की लोन हो जाती है। तो उसमें 2 लाख का इंटरेस्ट कम है। इसमें भी बहुत टाइम से कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि इसकी भी लिमिट एटलीस्ट 2 लाख से 2.5 लाख तक की हो जाए, या उनको करनी चाहिए, या इस बारे में सोचना चाहिए। फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड के बाद बहुत सारे कॉस्ट इंक्रीज हो चुके हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस पहले 10,000 में मिलता था, आज उसका 5 साल में कॉस्ट आराम से डबल हो चुका है, 20,000 22,000 तक हो चुका है। और ये जो लिमिट है अभी ATD में 25,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। तो अगर कोई 60-65 की एज में है, और अगर उस एक जन का, मतलब एक सिंगल पेरेंट की मैं बात करूं, तो उनका सिंगल प्रीमियम भी 25 से 30,000 मिनिमम आता है। और अगर अगर ज़्यादा का लेना है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है या 15 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना है, तो अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस लेना है तो वो नहीं तो 70 से 80,000 में आता है। तो जो डिडक्शन अभी हमको मिल रहा है वो सिर्फ 50,000 का मिल रहा है सीनियर सिटीजन पे, और नॉन सीनियर पे सिर्फ 25 का। तो उस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो भी एक हिसाब से इंक्रीज हो। उसके बाद आता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। अभी एनपीएस कंट्रीब्यूशन सेल्फ एम्प्लॉयड को एक लिमिट के ऊपर नहीं मिलता है डिडक्शन 80 CCD में, पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसमें भी एक लिमिट एक्सटेंड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में है, जनरली उनका सिक्योरिटी नहीं होता है रिटायरमेंट का। और अगर उनको खुद को इन्वेस्ट करना हो, तो फॉर एग्जांपल अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन लगता है। हम ऐसा मानते हैं कि वो अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको लॉन्ग टर्म गेन लगेगा। अगर कोई FDs करता है तो FDs पे हर साल इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई स्कीम इंडिया में नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयड या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करे, कि जो उनका पैसा एटलीस्ट 10 से 12% से ग्रो भी हो, और वो उनको जब मेच्योरिटी मिले तब टैक्स एग्जेम्प्ट मेच्योरिटी मिले। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन में ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए, और उसमें लिमिट भी एक्सटेंड करनी चाहिए। जो भी 50,000 या 1.5 लाख की है, उसकी जगह एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा लिमिट्स देनी चाहिए। दूसरा, कि अगर किसी को एनपीएस टायर 2 में इन्वेस्ट करना है, अभी उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को डिडक्शंस देने चाहिए, और वो कंसिडर करना चाहिए 80 CCD और 80 C की लिमिट्स के लिए। अब मैं मेन बात करता हूँ जो शेयर मार्केट में है। पहले शायद पूरे इंडिया के 2 या 4% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में नहीं थे। आज म्यूचुअल फंड्स के बाद आने के बाद, और शेयर मार्केट्स में इतना फ्लो आने के बाद, नहीं तो 10 से 12% लोग अभी शेयर मार्केट में हैं। गवर्नमेंट ने 2004 में STT लॉन्च किया था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कि हम लोग जितने भी शेयर्स बाई करें उस पर कुछ परसेंटेज हमको STT पे करने का था। वो इसीलिए लाए थे गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम किया था और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्लूड किया था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी पिछले साल तक 10% टैक्स भरना पड़ रहा था, और अभी तो 12.5% हो गया है। तो हम लोग डबल टैक्सेशन पे कर रहे हैं। STT भी अभी भी कंटिन्यू है, जो लाया गया था लॉन्ग टर्म निकल गया था उस वजह से, पर अब लॉन्ग टर्म भी है और STT भी है। तो अभी गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स करने हैं, तो दे शुड थिंक कि वो STT अब बंद कर दे। तो उससे जनरल पब्लिक को, मैं मानता हूँ कि भले ज़्यादा फ़ायदा ना हो, अगर 1,000 रुपये भी फ़ायदा हो एक इंडिविजुअल को, तो भी वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा एक है कि सरचार्ज रिडक्शन। अभी एजुकेशन सेस और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस पे 4% सरचार्ज लगता है। पर जो सरचार्ज है सेस, तो वो एक लिमिट करना चाहिए कि अगर किसी की इनकम 15 लाख है या 20 लाख के अंदर है, तो वो सरचार्ज सिर्फ 2% हो या 1% हो या 0% हो,
और जो हाई इनकम अर्निंग लोग हैं उन पे ये 3 या 4% का सरचार्ज कंटिन्यू रहे, या वो भी अगर वो रिड्यूस कर सकें तो अच्छा है। तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, ये मैंने समराइज करके आपके सामने रखा है कि गवर्नमेंट की ये सॉरी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इनकम अर्नर्स है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी ये सब एक्सपेक्टेशंस है डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड गवर्नमेंट से। अब इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो हमारे एक मिनिस्टर की भी एक्सपेक्टेशन है, नितिन गडकरी जी की, जो जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट इंश्योरेंस सेक्टर से जीएसटी हट जाना चाहिए या बहुत कम हो जाना चाहिए। अभी टर्म इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है, मेडिक्लेम पे 18% जीएसटी है। तो वो एक कोई भी इंडिविजुअल के लिए बेसिक नेसेसिटी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बेसिक नेसेसिटी पे अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो अच्छा नहीं है, और उसकी जगह गवर्नमेंट को एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज पे, जैसे कि इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, उस पर जीएसटी कम करना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ ज़ीरो करना चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अगर मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, मेरा अगर प्रीमियम 50,000 है तो मुझे 59,000 भरना पड़ रहा है, और वो भी मैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए ले रहा हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ले रहा हूँ, या तो अपने तो नहीं, अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ले रहा हूँ। तब मुझे ये 9,000 का बर्डन और नहीं लगना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी मेंबर हो या लोअर मिडिल क्लास को ये बर्डन नहीं आना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर कोई रिच क्लास में भी है या अपर क्लास में भी है, उनको भी ये बर्डन एटलीस्ट जीएसटी का और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी चाहिए, ना कि पॉपकॉर्न पे कितना जीएसटी लगेगा वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडीज या कुछ सब्सिडाइज्ड जीएसटी रेट लेना चाहिए, तो उससे लोग एनकरेज होंगे कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल ना ले और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो। तो जो इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए भी, नेचर के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तीसरा है कि जीएसटी ऑन रियल एस्टेट एंड एफोर्डेबल हाउसिंग। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ है या इवन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें एक लेवल तक के जो हाउसेस हों उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो एंड में बर्डन आता है। वो एक, आज किसी को भी ये सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, तो शायद ये अपर क्लास के लिए इजी है एक घर लेना, लेकिन एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत डिफिकल्ट है खुद का एक घर बनाना या लेना। तो उस पर एटलीस्ट 1% या 2% या 5% या 18% जीएसटी नहीं होना चाहिए। वो गवर्नमेंट को एक थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। फिर है एजुकेशन सर्विसेज पे। अभी अगर ट्यूशन कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, तो जो प्राइवेट ट्यूशन्स पे 18% जीएसटी है, तो वो जीएसटी भी नहीं होना चाहिए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स है, या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी में कुछ सब्सिडाइज्ड होना चाहिए या जीएसटी एक्सेम्प्ट होना चाहिए। फिर कोई भी हेल्थ या वेलनेस सर्विसेज है, जैसे कि जिम्स है, योगास है, तो वो जनरली लोग फिट होने के लिए जाते हैं, ना कि कोई एक्टिविटी, मतलब ना कि कोई खुद के शौक के लिए जाता है। तो उधर भी जीएसटी में जीएसटी के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उधर कुछ रेट्स में कम करने चाहिए या एग्जेम्पशन देना चाहिए। फिर एक डायरेक्ट टैक्स का पॉइंट मैं भूल गया हूँ कि एक अगर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट इनकम अगर 10,000 तक की होती है, तो गवर्नमेंट उस पर डिडक्शन देती है ईटी टीटीए में, पर वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल है, न्यू स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है। अब ये जो 10,000 का डिडक्शन है वो भी 2012-13 का है। तब 10,000 इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक का, बहुत कम लोग शायद उतना बैलेंस रखते थे 1 या 2 लाख का, जिसपे उनको 10,000 रुपये सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मिलता था, इसलिए उनको डिडक्शन वो मिल सकता था।
आज के दिन में अगर किसी के अकाउंट में 1.5 या 2 लाख या 3 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है कि किसी को इमरजेंसी फंड के लिए भी उतना पैसा अकाउंट में रखना पड़ रहा है। तो उस पर जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट आ रहा है वो अभी भी 10,000 ही एग्जाम मिलता है, वो भी पुरानी स्कीम में, नई स्कीम में तो मिलता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये या तो पूरा क्या पूरा एग्जाम कर देना चाहिए, या 2012-13 में ये आया था, 2025 चल रहा है अभी, 12 साल में ये कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर हम लोग गिनेंगे तो भी ये 3 गुना हो जाएगा। तो एटलीस्ट 30 to 50,000 की लिमिट लानी चाहिए, और दोनों स्कीम में ये चीज़ देनी चाहिए कि अगर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट आपका 50,000 तक है, न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम डजेंट मैटर, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना रहेगा। 80 TTA में आपको वो डिडक्शन मिलेगा। फिर अगर डिजिटल पेमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि डिजिटल पेमेंट्स आप कीजिए जितना हो सके, तो डिजिटल पेमेंट्स में भी गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज वे में पेमेंट करेगा, या इनकम हो या एक्सपेंस साइड हो, तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट को देने चाहिए। अब मैं जीएसटी की अगर मैं बात करूं, तो जीएसटी में बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ की ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट को टैक्सेस कम लेने चाहिए, लेकिन उस पर अभी भी जीएसटी चार्ज हो रहा है। वो बेसिकली एग्जाम कैटेगरी में होने चाहिए, लेकिन वो अभी टैक्सेबल कैटेगरी में है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि फूड आइटम्स है, ब्रांडेड फ्लोर, राइस, एडिबल ऑयल्स, टी, कॉफ़ी, मेडिसिन, कुछ मेडिसिन, शुगर, जेगरीज, कोल, बायोगैस, फिर कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स और वैक्सीन, ये सब अभी 5% जीएसटी में है। पर इस पे मुझे लगता है कि जीएसटी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि ये बेसिक यूज़ के लिए है, बेसिक नेसेसिटी है लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबके लिए। तो इन सब चीज़ों पर एटलीस्ट जीएसटी नहीं होना चाहिए, भले वो पैकिंग में आते हो या अनपैक्ड हो। तो उससे मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा है कि जो हम आजकल रोज़ घर पे यूज़ करते होंगे, बटर है, चीज़ है, घी है, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड है, फ्रूट जूसेस है, फिर कपड़े हैं, तो उन पे 12% तक जीएसटी लगता है। तो वो भी एक बेसिक नेसेसिटी की आइटम है। हाँ, वो हर लोग लोअर मिडिल क्लास शायद इन चीज़ों के लिए नहीं जाता है, लेकिन आजकल मिडिल क्लास, वर्किंग मिडिल क्लास, जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है, वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो वहाँ पे भी एटलीस्ट अगर 12% से ज़ीरो ना कर सके तो 12% से 5% गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो करे। फिर 18% फूड आइटम्स में जैसे कि चॉकलेट्स है, इंस्टेंट फूड मिक्सेस है, डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है जैसे कि लाइट, पंखा, गीज़र। तो ये सब चीज़ें तो आजकल हर किसी को अपने घर पे चाहिए, वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, लोअर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, रिच क्लास हो, कोई भी। तो ये सब चीज़ों पे एटलीस्ट जीएसटी कम होना चाहिए या एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो एटलीस्ट लोगों को वो बर्डन ना पड़े। और जब जब भी बजट आता है तो मिडिल क्लास की एक एक्सपेक्टेशन खड़ी हो जाती है कि हमारे लिए क्या आएगा, और हर बार मिडिल क्लास निराश हो जाता है। लेकिन अगर ये सब पॉइंट्स भी अगर गवर्नमेंट कंसिडर करे, ये मेरे पॉइंट्स नहीं हैं, और लेकिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ रेगुलर डे टू डे, मेरे क्लाइंट्स, बाकी जानने वाले, तो उन सब के पॉइंट्स मैंने कंबाइन किए हैं कि अगर इधर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा बेनिफिट भी दे, तो भी एक हाउस होल्ड में थोड़ा बहुत सेविंग हो सकता है, और उनका वो कॉस्ट का बर्डन, उतना कॉस्ट बर्डन उन पे नहीं आएगा। तो मेरे साइड से इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है, 1 फरवरी को बजट में क्या आता है। ऐसा अनुमान भी है कि शायद डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, तो पूरा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम शायद चेंज हो सकता है। पर वो देखते हैं 1 तारीख को 11 बजे क्या आता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या नया लेके आते हैं, तो वो तभी पता चलेगा। मैंने तो मेरे साइड से पॉइंट्स कवर बहुत सारे किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा टैक्स बर्डन क्या है? तो आप मुझे कमेंट में वो बताइए।
अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं टैक्सेस के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन कहाँ पड़ता है, और अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।